एरिज़ोना क्लासेज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, इस लेक्चर के अंदर हम करेंगे क्लास 12th का 7वां चैप्टर, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स यानी समाकलन। 7वीं प्रश्नावली रहेगी और इस लेक्चर के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले आपने अवकलन अवकलन या अवकलज या डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा होगा कि अवकलन क्या होता है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है। तो देखिए, हम सबसे पहले यही जानेंगे कि हमें समाकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, समाकलन कितने प्रकार के होते हैं, समाकलन को किस प्रकार से यूज किया जाता है, समाकलन के फॉर्मूले भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि समाकलन देखिए, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला ना। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, ए एक्स की स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। लेकिन समाकलन का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है। समाकलन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जिस प्रकार अवकलन एक प्रक्रिया है, तो उसी प्रकार समाकलन क्या है, एक पूरी की पूरी प्रोसेस है। ठीक है। तो अब जानते हैं कि हमें समाकलन की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे देखिए, यदि एक फलन का अवकलज ज्ञात हो तो दूसरा फलन वही फलन ज्ञात करने के लिए कैसे? जैसे देखिए, आपने कोई पोजीशन पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर, 11th फिजिक्स के अंदर, कि यदि आपको पोजीशन दी गई है, जैसे s बराबर में दिया गया है कि 6t स्क्वायर प्लस में 2t। ठीक है। यदि हमें इसकी पोजीशन से वेलोसिटी फाउंड करनी है या फिर वेग ज्ञात करना है, तो वेग कैसे ज्ञात करते थे आप? ये जो हमें पोजीशन दी गई है, इसका आप क्या करते थे, टी के रिस्पेक्ट में अवकलन ज्ञात करते थे। क्या करते थे? टी के रिस्पेक्ट में अवकलन ज्ञात करते थे। यदि आप इस पोजीशन का टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे, टी के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, वेग। जैसे इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 12t प्लस में 2। ठीक है। आपको पोजीशन से वेग ज्ञात कर लिया, और वेग से यदि आप इसका टी के रिस्पेक्ट में दोबारा अवकलन करोगे तो हमारे पास कौन आ जाएगा, त्वरण। ठीक है। लेकिन देखो, यदि हमें इस वेग से ये वापस पोजीशन फाइंड आउट करनी हो तो हमें किसका उपयोग करना होगा, तो हमें उपयोग करना होगा समाकलन का। इसीलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, समाकलन की। ठीक है। दूसरा, गिरा हुआ क्षेत्रफल। गिरे हुए क्षेत्रफल से क्या तात्पर्य है? जैसे देखिए, ये हमारी एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कि ऐसा होता है। ठीक है। यदि हम यहां से लेकर के देखो, 0 से लेकर के 2 पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक, मान लो 0 से लेकर के पाई तक, ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है, 0 से लेकर के पाई तक यदि ये वाला एरिया हमें ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 0 से लेकर के पाई तक हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? जैसे वो ये देखो, जैसे हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे और 0 से लेकर के पाई तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया मालूम हो जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फलन का अवकलज ज्ञात हो, जैसे ये फलन है और ये अवकलज हमें ज्ञात है, यदि हमें इस अवकलज से दोबारा फलन प्राप्त करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, समाकलन की। और या फिर हमें एरिया जो फाइंड आउट करना है तो भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, समाकलन की आवश्यकता होगी। आगे देखिए, आगे समाकलन को दो भागों में बांटा गया है। एक तो निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन, और अनिश्चित समाकलन मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन, जैसे देखो 0 से लेकर के पाई तक हमें इसकी लिमिट मिल गई ना, कि 0 से लेकर के पाई तक ही करना है। देखो, बाकी साइन एक्स का ग्राफ तो आगे भी होता है, ऐसे चला जाता है, लेकिन हमें एक निश्चित लिमिट मिल गई कि हमें 0 से लेकर के पाई तक ज्ञात करना है। और इस प्रकार के सवालों में हम करते हैं अनिश्चित समाकलन का यूज। देखो, वैसे पूरी की पूरी गणित है अवकलन गणित, पूरी की पूरी गणित नहीं, अवकलन गणित है वो अवकलज पर केंद्रित है। ठीक है। और अवकलज का अपोजिट ही कौन होता है,
समाकलन, आपने भी सुना होगा कि अवकलज का जो अपोजिट होता है वही क्या होता है, समाकलन। जैसे देखिए, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, अवकलज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अवकलज का dy अपॉन में dx के रूप में इसका संकेतन करते हैं या dy अपॉन dx के रूप में लिखते हैं, dy अपॉन dx के रूप में लिखते हैं। और अवकलन यानी अवकलज का मतलब क्या होता है, कोई पूरा का पूरा फंक्शन है, उस फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करना होता है या छोटे छोटे पार्ट के अंदर विभाजित करना होता है, ठीक है। और समाकलन क्या करता है, समाकलन उन छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ कंबाइन करता है, यानी समाकलन क्या करता है, उन पूरे के पूरे फंक्शन को जोड़ता है, ठीक है। अब जोड़ने का काम तो आपने पहले पढ़ा होगा कि समीशन भी करता है या सिग्मा जिसे कहते हैं। तो सिग्मा क्या करता है, जैसे देखो के स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 से लेकर के 5 तक, तो आप इस प्रकार ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। और फिर इंटीग्रेशन भी तो ज्ञात कर सकते हो ना, यदि इस के स्क्वायर का 1 से लेकर के 5 तक आप इंटीग्रेशन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 से लेकर के 5 तक का योग मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, यानी पहले तो सिग्मा आ चुका था, उसके बाद कौन है, इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, देखिए ये जो सिग्मा है वो के की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और 5 इन्हीं पॉइंट्स पे वैल्यू फाइंड आउट करेगा, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन है वो के 1 के बाद में 2, 3, 4 और 5। अब देखो 1 और 2 के बीच में तो अनंत नंबर आते हैं ना, जैसे 1.1, 1.2, 1.9, इस प्रकार 2 और 3 के बीच में 2.2, 2.3, इस प्रकार ये उन सभी की वैल्यू को क्या करता है, कंबाइन करता है, जोड़ता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि अवकलज है dy अपॉन में dx, अवकलज का जो अपोजिट होता है वही क्या होता है, समाकलन। यानी क्या करेंगे, यदि हमें समाकलन दिया गया है y ऑफ dx का, ये समाकलन का साइन होता है, y हमें फंक्शन दिया गया है, dx के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसी का अपोजिट कौन होता है, अवकलन। यदि हम इसको d अपॉन में dx लिख दें, d अपॉन में dx लिख दें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये जो d अपॉन में dx है ये इस इंटीग्रेशन को खलास कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली y, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, यदि हमें इंटीग्रेशन कर दिया पहले और आगे फंक्शन लिख दिया d अपॉन में dx इंटू में y, ठीक है, और समाकलन के लिए लगा दिया dx। अब देखो पहले हमने क्या किया, अवकलन किया, अवकलन के बाद में क्या किया, समाकलन, लेकिन दोनों ही क्या है, रिवर्स प्रोसेस है, दोनों ही अपोजिट संक्रिया है। तो ये वाला समाकलन है वो इस वाले अवकलन को खल्लास कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, फंक्शन y। लेकिन देखो हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो समाकलन कर रहे हैं तो हम समाकलन के साथ एक कांस्टेंट लगाते हैं c, कांस्टेंट कौन लगाते हैं, c। देखो हमने यहाँ पर अवकलन किया है, अवकलन किया तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं आया, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया है, समाकलन, समाकलन किया तो समाकलन के साथ कौन सा कांस्टेंट आएगा, c, ठीक है। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा।